और आज इस इंग्लिश सीरीज़ में जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखिए, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक प्रिपोजिशन बची हुई है, उसे हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स के साथ, क्योंकि वो दोनों टॉपिक्स आपस में बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं, कनेक्टेड। और एक वर्ब है जिसे हम टेंस के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा जो कोर्स है फ्लो में चले, राइट। आज का जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उसके कुछ 1 to 3 क्वेश्चंस हमें डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम हम जिसमें भी अपीयर हो रहे हों, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है, तो क्या होता है भाई, पहले समझे सब्जेक्ट, तो वो जो किसी काम को करे या जिसके बारे में बात की जाए उसे हम क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट। मैंने अपने बारे में अभी बताया, मैंने अपना नाम बताया, आई एम फलाना, तो ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। मैं बोलूँ कि शी विल बी कमिंग टू मीट अस ऑन दिस ट्यूसडे, तो शी वो आ रही है, तो वो क्या हो गई, सब्जेक्ट। या तो वो किसी काम को करे, काम को करे से क्या मतलब, कोई वर्ब परफॉर्म करे, कोई क्रिया करे, मतलब आना, खाना, सोना, जाना, बैठना, है ना, ये सारे जो क्रिया, काम वाले एक्शन वर्ड्स को परफॉर्म करे, वो होता है सब्जेक्ट। और दूसरी बात वर्ब। वर्ब क्या होता है भाई, वर्ब पहली तो बात तो 2 टाइप की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब्स तो वही होती हैं जो हमने अभी डिस्कस की, है ना, एक्शन वर्ड्स, जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले। कार्य इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया, है ना। जैसे मैंने लिखा राइट, या आपको मैंने कहा कि पे अटेंशन, पे, है ना, बाय दिस, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या है, मेन वर्ब्स हैं या एक्शन वर्ड्स हैं। ऑन द अदर हैंड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जैसा कि उसके नाम में लिख रहा है, हेल्पिंग मतलब जो कि क्या करे, हेल्प करे, किस चीज़ में भाई, टेंस को पहचानने में, उसकी फॉर्म पहचानने में, वॉइस पहचानने में। जैसे कि जब हम कोई सेंटेंस में इज़ लिखते हैं तो हम देखते ही पता कर लेते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। जब हम किसी सेंटेंस में वॉज लिखते हैं तो कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट। ऐसे ही विल शैल का कौन सा हो जाता है, फ्यूचर। तो ये हमारी हेल्प ही कर रही है ना जी, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो वर्ब्स हैं ये किसके अकॉर्डिंग लगती हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे, देखिए आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एम। इज़ लगाते हैं क्या, कभी भी नहीं लगाते। कभी ऐसे ही हमने दे के साथ एम लगाया है क्या, बिल्कुल नहीं, उसके लिए क्या करेक्ट है, इज़। तो हमेशा ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्या देख के लगाई जा रही हैं, सब्जेक्ट, और इसी को कहा गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट। जैसे अगर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है तो उसके लिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगी, और अगर मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है तो उसके लिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगेगी। आई होप इतना क्लियर हुआ हो आपको। नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप की है, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है ना, इज, एम, हैज़, डज और वॉज सिंगुलर वर्ब्स हैं, आर, डू, वर, हैव प्लूरल वर्ब्स हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ये वाली वर्ब्स का यूज़ होगा और प्लूरल वर्ड्स के साथ ये वाली वर्ब्स का यूज़ होगा। पहली बात कि हमेशा हम आई और यू को प्लूरल वर्ब्स देते हैं, है ना, सिंगुलर वर्ब्स नहीं देते, एम को छोड़ के। मतलब जैसे हैज़ है और हैव है, तो इसमें सिंगुलर क्या है, हैज़, और प्लूरल क्या है, हैव। तो अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, हैव। बट आई के साथ क्या लगता है, हैव। यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो कहने का मतलब आई और यू को हमेशा प्लूरल वर्ब्स दी जाती हैं। ये तो हेल्पिंग वर्ब की बात होगी। एक्शन वर्ड्स या मेन वर्ब में भी जब हम फॉर्म समझते हैं ना, तो एक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, अच्छा फोर्थ भी होती है और फिफ्थ भी होती है। तो फर्स्ट क्या है भाई, जैसे मैंने लिखा कम, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, यहाँ तक तो पता है हमें। फोर्थ फॉर्म क्या होती है भैया, आईएनजी फॉर्म, मतलब कमिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, इसमें हम एस या ईएस जोड़ देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाती है, कम्स। ये जो फिफ्थ फॉर्म है ना, उसी को हम उसका सिंगुलर वर्जन कहते हैं। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है ये। कौन से टेंस की, प्रेजेंट सिंपल। कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट
तो सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब्स। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ ही, तो ही के साथ कम नहीं आएगा, क्या आएगा? कम्स। शी के साथ क्या आएगा? कम्स। बट दे के साथ क्या आएगा? कम, क्योंकि ये प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी? प्लूरल, है ना। ये जो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है ये टेंस वाले सेक्शन में हमें और क्लियर होगा, बट अभी हमें इतना याद रखना है कि अगर मुझे ये ऑप्शन में दिख रहा है तो ही और शी के साथ मैं हमेशा सिंगुलर वाली वर्ब यूज़ करूँगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वाली। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ रूल की तरफ, और आई होप आपको अग्रीमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया हो, तभी आप रूल भी समझ पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड और फर्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। पहला रूल कहता है कि यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स और से जोड़े गए हों तो उनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। देखिए, और क्या करता है? ऐड करने का काम करता है। मतलब मैंने बोला ये और ये ऐसा करेंगे तो टोटल कितने हो गए? दो। दो माने प्लूरल, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? अब प्लूरल। जैसे ही, शी एंड आई आर गोइंग टू बी द फर्स्ट वंस टू रीच देयर, एकदम करेक्ट है ये, क्योंकि एक, दो और तीन, टोटल कितने लोग हो गए? तीन, तो प्लूरल ही लगाएंगे ना। आई के लिए नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बुक एंड पेन आर केप्ट हियर, क्यों? क्योंकि एक बुक है और एक पेन है, टोटल कितनी चीज़ों की बात कर रहे हैं? दो चीज़ों की, तो ये सेंटेंस भी सही है ना। तो अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स किससे जोड़े गए हों, और मतलब एंड से जोड़े गए हों, तो उनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। सिंपल। पर इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या है कि यदि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स एक ही आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं और एक के साथ दूसरे का प्रयोग बात पर जोर देने के लिए किया जाता है, तो कौन सा केस होता है? एक्सेप्शन वाला। मतलब हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। जैसे मैंने कहा द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस बुक। अब मैं बुक में जो लिखा हुआ है, बुक में जो भी बातें लिखी हुई है उसकी बात कर रही हूँ, तो सम और सब्सटेंस एक ही दिशा में ले जा रहा है मेरे मीनिंग को, तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो सिंगुलर है और वो एकदम करेक्ट है। ब्रेड एंड बटर आर इज सोल्ड हियर। देखिए, एक बात हो गई ब्रेड, एक बात हो गई बटर, दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर। कोई गलती नहीं है इसमें, एकदम करेक्ट है ये। क्या? आर। ये अभी हमने ऊपर सीखा कि जब दो सब्जेक्ट्स किससे जोड़े गए हों? एंड से, तो क्या लगाना है भाई? प्लूरल वर्ब लगाना है, तो आर लगा दिया। ब्रेड एंड बटर इज़ हार्ड टू अर्न। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर का मतलब ब्रेड और बटर से नहीं है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? रोज़ी रोटी, है ना। रोज़ी रोटी मतलब रोज़गार वाला। तो यहाँ पे इसने क्या किया? एक ही डायरेक्शन में ले गए, एक ही आइडिया सजेस्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और एकदम करेक्ट है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस या विन द रेस, ये ऑप्शन है। आप मुझे बताइए, खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सबने सुनी है, उसका मॉरल यही होता था क्या? कि स्लो और स्टेडी, मतलब धीरे धीरे चलेगा पर जो लगातार चलेगा रेस वही जीतता है। तो अभी हमने सीखा स्लो एंड स्टेडी है तो दो शब्द, बट यहाँ पे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, एक ही आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे ट्रीट करेंगे हम इनको? सिंगुलर। और इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? विंस। अभी हमने सीखा था, राइट। आई होप ये फर्स्ट आपको क्लियर हो गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एक्सेप्शन देखते हैं। यदि दोनों सब्जेक्ट्स के पहले ईच शब्द का यूज़ किया गया है तो भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी लगेगी? सिंगुलर। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम ऑन टाइम। अब देखिए जुड़ा तो किससे है? एंड से, बट ईच यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, तो हम हमेशा एक ही की बात करने लगे अगर हम किसका यूज़ करने लगे हैं? ईच का, दोनों सब्जेक्ट्स के पहले। गॉट इट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है? हैज़, और ये एकदम करेक्ट है। ईच सब्जेक्ट एंड ईच टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड इन योर क्लास। तुम्हारी क्लास में हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक कवर हो गया है, क्योंकि दोनों के पहले ईच लगा था, इसीलिए यहाँ भी हैज़ सही है। थर्ड देखिए, ईच मैन एंड वुमेन इज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कास्टिंग वोट। हर व्यक्ति और वुमेन
अब मुझे बताइए, एक ही वुमेन को मिली है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वोट कास्ट करने की? नहीं। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सेंटेंस गलत है। ठीक, ईच मैन, या तो मैं लिख दूँ ईच वुमेन, यहाँ पे क्या ऐड कर दूँ? ईच, तो सेंटेंस ही सही हो गया। और अगर मुझे ईच नहीं ऐड करना था तो मुझे क्या लिखना पड़ता? विमेन, बट फिर यहाँ क्या आ जाता? आर, है ना? ईच मैन एंड विमेन आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कास्टिंग वोट। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। ईच हमने इतना डिस्कस कर लिया, तो ईच के बारे में हम एक बात समझ लेते हैं कि जब ईच का यूज़ किसी प्लूरल नाउन के बाद किया जाता है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये ईच के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर पहले मैंने लिखा है ईच और उसके बाद किसी प्लूरल नाउन का यूज़ किया है तो फिर आगे वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। जैसे वी ईच हैव आवर स्टोरीज टू टेल, हम सबके पास अपनी अपनी स्टोरीज हैं बताने के लिए। तो पहले क्या लिखा मैंने? एक प्लूरल नाउन और उसके बाद क्या लिखा? ईच। तो यहाँ पे हमने वर्ब भी कैसी लगाई? हैव, और एकदम करेक्ट है। दे ईच हैव देयर ओन वाटर बॉटल्स, उन सब के पास अपनी अपनी वाटर बॉटल्स हैं, ये भी करेक्ट है। तो वैसे ईच कैसा होता है? सिंगुलर, बट अगर पहले कोई प्लूरल नाउन और बाद में ईच आ जाए तो फिर हम क्या लगाते हैं उसके आगे? हमेशा प्लूरल वर्ब, राइट? तो चलिए हम हमारे सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। क्या कहता है ये कि जब दो अलग अलग एडजेक्टिव्स या नाउन का यूज़ किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाए तो वहाँ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। ये वैसा ही रूल है जैसा हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि जितने आर्टिकल उतने लोग, या जितने लोग उतने आर्टिकल। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर एक ही व्यक्ति के बारे में हमने बात की और दो अलग अलग नाउन लेके यूज़ कर दिया या दो अलग अलग एडजेक्टिव लेके यूज़ कर दिया और फिर उसको एंड से भी जोड़ दिया, तो क्या आगे हम प्लूरल वर्ब लिखेंगे? नहीं। अगर पर्सन एक है, सब्जेक्ट एक है, यही तो हमने सीखा है कि जो वर्ब है उसको अग्री किससे कराना होता है? सब्जेक्ट से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस का मेन हीरो, मेन सब्जेक्ट कौन है। सिंपल। तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट डॉटर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मदर। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? शी की। वो लड़की है कैसी? स्ट्रॉन्ग है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट डॉटर है एक स्ट्रॉन्ग मदर की। तो शी के बारे में बात कर रहे हैं हम। शी के लिए मैंने दो एडजेक्टिव्स यूज़ किए, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा इंडिपेंडेंट। पर यहाँ पे वर्ड हमने क्या यूज़ किया है? इज़, है ना? क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई है? इज़, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति एक ही था। सेकेंड देखिए, ये एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। द इनर एंड द आउटर वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर। अब बताइए आर्या इज, वहाँ हमने ये क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा था आर्टिकल में, यहाँ पे हम उसका ऑपोजिट पूछ रहे हैं, राइट? एक अंदर वाली वॉल है, एक बाहर वाली वॉल है। कैसे पता चला मुझे? ऐसे, राइट? दो हैं और यहाँ पे आर्टिकल भी कितने लगे हैं? दो, मतलब कितनी वॉल्स हो गई? दो। तो यहाँ पे वर्ब कैसे आना चाहिए? आर। द इनर एंड द आउटर वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, करेक्ट? माई बेस्ट फ्रेंड एंड ब्रदर। अब बताइए ये जो बेस्ट फ्रेंड है और ब्रदर है ये एक ही है या अलग अलग है? अगर वो दोनों एक ही पर्सन है कि जो मेरा भाई है ना, मैं उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, तो क्या लगाऊंगी? इज़। और अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड एक अलग व्यक्ति है और मेरा भाई एक अलग व्यक्ति है और वो दोनों साथ में आ गए, तो क्या लगा दूंगी? आर। सिंपल। तो मुझे हमेशा एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में कुछ तो भी कनेक्शन दिया होगा या कुछ तो भी डिटेल दी होगी जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि वो व्यक्ति एक है या दो। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख के दिया था आपको? बॉल्स, है ना? द कैप्टन एंड बैट्समैन हैज़ टू ओपन द इनिंग्स। अब मुझे बताइए कि जो इनिंग्स मतलब पारी ओपन करेगा वो एक ही व्यक्ति होगा ना? दो लोग तो साथ में नहीं बैटिंग कर सकते हैं। सो द कैप्टन एंड बैट्समैन कितने व्यक्ति हैं? एक। देखिए ऐसा कुछ कनेक्शन मिलेगा कि आपको लॉजिक से ढूंढना पड़ेगा, है ना? इसलिए हमने यहाँ कैसी वर्ब यूज़ की है? सिंगुलर, एंड इट इज़ एंटायरली करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए सेकेंड रूल देखते हैं कि यदि कोई प्लूरल प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी, डिस्टेंस, सम, अमाउंट या पीरियड, अब सम और अमाउंट तो एक ही बात है, पैसे का, है ना,
तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। हाउ इज़ दिस डिफरेंट, कि देखिए नाउन कैसी है, प्लूरल, और इसके आगे जो हम वर्ब लगा रहे हैं वो कैसी लगा रहे हैं, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी, डिस्टेंस, सम, अमाउंट या पीरियड की बात होगी। जैसे 6 miles is are not a long distance for me। 6 miles क्या हो गई भाई, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पे हम वर्ब कैसी लगा देंगे, सिंगुलर, राइट। 200 रुपीज़ एक किसी स्पेसिफिक सम या अमाउंट की बात कर रही हूँ कि 200 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था 50 साल पहले, अब नहीं, वर अ ह्यूज अमाउंट 50 years ago। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सम या अमाउंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर वर्ब। 200 रुपीज़ वर लॉस्ट, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक अमाउंट या सम की बात नहीं की, तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या लिखा है, वर, राइट। रुपीज़ था प्लूरल, तो वर। हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, थोड़ा सा नाउन में भी और थोड़ा सा एडवर्ब में भी। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज, अ ग्रेट नंबर ऑफ, मतलब अगर मैंने लिखा है अ नंबर ऑफ, या मैंने लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ, या मैंने लिखा है अ ग्रेट नंबर ऑफ, इस सब के बाद प्लूरल नाउन लगती है और प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक। क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब काफ़ी, यानी कुछ, है ना, कुछ हैं, और द नंबर ऑफ के आगे प्लूरल नाउन तो लगती है, सिमिलर है, पर वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। क्यों भाई? क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब होता है हम किसी पर्टिकुलर संख्या की बात कर रहे हैं, और वो संख्या तो एक ही होगी ना, भले ही वो संख्या हो 1 करोड़, बट वो है तो सिंगुलर ही ना। तो इसीलिए हम हमेशा द नंबर के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाना है, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। वर एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर, राइट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे खराब मौसम की वजह से। द नंबर ऑफ एडमिशन्स, अब देखिए कि एडमिशन्स की संख्या सिंगुलर है ना, एडमिशन्स तो प्लूरल है इसीलिए प्लूरल नाउन, बट एडमिशन्स की संख्या ऊपर चली गई है, सिंगुलर, राइट। अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, फिश ही सिंगुलर होता है, फिश ही प्लूरल होता है। आर प्रेजेंट हियर, बिकॉज अ नंबर के बाद क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ बॉयज इज आर 50, तो द नंबर ऑफ मतलब लड़कों की संख्या यहाँ पे कितनी है, इस, है ना, संख्या 1, इसीलिए इस, तो ये भी करेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया हो। फोर्थ रूल मोस्टली मैनी वर्ड से रिलेटेड है, कि मैनी के क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। देखिए मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत, है ना, खूब सारे, बहुत सारे। तो मैनी के बाद तो हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगता है, क्योंकि बहुत मतलब क्या हो गया भाई, प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा ही है अगर बहुत है तो। और हमेशा किसके लिए लगता है ये, काउंटेबल नाउन के लिए। मैनी अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। पर आपको याद ये रखना है कि जो बाद में आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग लगा दो। देखो मैनी तो प्लूरल है ही, अब मैनी के बाद यहाँ क्या आ गया, अ, तो सिंगुलर चलने दो सब। यहाँ लास्ट में क्या आया, इस पे मत जाओ, जो लास्ट में लिखा हुआ है उस पे ध्यान दो, मैनी, तो सब प्लूरल चलने दो। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी, सब प्लूरल चलने दो। मोर देन वन लिखा है ना, तो अब फिर सब सिंगुलर चलने दो। इन सब का मतलब एक ही है, मैनी, मैनी अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी, सबका मतलब है बहुत से या बहुत सारे या काफ़ी सारे, सबका मतलब सेम है, बस एक्सप्रेशन का तरीका डिफरेंट है। और मोर देन वन मतलब तो एक से ज़्यादा। इसको हम एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। मैनी अ स्टूडेंट्स हैज़ नॉट कंप्लीटेड देयर नोट्स, कहना क्या चाह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन यूज़ किया है दोस्तों हमने, अ, तो मतलब सब कुछ अब कैसा चलना चाहिए, सिंगुलर, स्टूडेंट हैज़, है ना। मैनी के साथ तो सब प्लूरल ही लगना है, तो मैन ही लिखा है, हैव ही लिखा है, देयर लिखा है, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अ ग्रेट गुड मैनी मतलब अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी, दोनों का मतलब एक ही है। स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, अब बाद में क्या आ रहा है, मैनी, तो अब सब कैसा चलेगा, प्लूरल। 4 देखिए, मोर देन वन फैमिली या फैमिलीज आर इज इन्वाइटेड टू द पार्टी।
अब मुझे ये बताइए पहले कि एक परिवार से ज़्यादा या एक परिवारों से ज़्यादा? एक तो परिवार ही होना चाहिए। मोर देन वन कुछ भी लिखा हो, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, राइट? मोर पीपल देन वन आर वेटिंग डाउनस्टेयर्स फॉर यू, और ये करेक्ट है। देखिए, एक से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी कैसे हैं वो? प्लूरल, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब कैसी लिखी मैंने? प्लूरल, और ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक, तो आप समझिए कि मैनी मतलब होता है बहुत। ये सारे एक्सप्रेशंस मैनी से रिलेटेड, जो बाद में लिखा दिखे उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल चलाना है। और जहाँ पे मोर देन वन लिखा है, मोर देन वन, अब इसके आगे कोई नाउन लिखिए, ये देखिए मोर देन वन फैमिली है ना, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, सिंपल। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल जो है और जो सिक्स्थ रूल है, इसे हम कंजंक्शन में भी पढ़ चुके हैं। सेम रूल है ये, क्या कि एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड बाय के साथ हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है ना। जैसे कि प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, तो यहाँ पे पहले तो एज मिसिंग है, तो प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स मतलब पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, दूसरा सब्जेक्ट है टीचर्स, तो यहाँ पे हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आना चाहिए? हैज़। एंड नॉट फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, क्या आना चाहिए? इज़। और फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगी तो क्या आना चाहिए? इज़। आई के साथ एम नहीं आएगा, है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कंजंक्शंस हैं जिनके साथ आप जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री कराओगे या सेकंड सब्जेक्ट के साथ अग्री कराओगे, राइट। सिक्स्थ रूल कहता है कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और के साथ हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। पर इसमें एक बात ऐड है, सेकंड सब्जेक्ट का मतलब है पास वाला जो सब्जेक्ट है, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ रखी है, अब इसके जहाँ भी पास में जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, ईदर शी और आई एम गुड चॉइस फॉर दिस वर्क, तो यहाँ तो हमने भाई सेकंड के अकॉर्डिंग लगा दी, पास में था ना, आई पास में है तो एम लगा दिया, शी तो दूर था। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, एक है ही, एक है हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी वर्ब किसके पास में लिखी हुई थी? प्लूरल के पास में, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा दी हमने? सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से। पर समझिए, थर्ड, एम आई और ही टू बी रिवॉर्डेड, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या उसको, तो यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन पूछना था तो इंट्रोगेटिव के कारण मैं हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लेगी। अब एम के बाजू में क्या लिखा हुआ है? आई, तो यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो उसके अकॉर्डिंग लगेगी जो सबसे पास का सब्जेक्ट होगा, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सिक्स्थ रूल था उसी का आगे का एक्सटेंशन है ये, कि ईदर और नीदर नॉर मतलब जो कोरिलेटिव्स होते हैं उनके साथ अगर दो अलग नंबर्स वाले सब्जेक्ट यूज़ किए जाएं, अभी जैसे हमने देखा था ही एंड हिज फ्रेंड्स, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, वो मतलब है कि दो अलग नंबर वाले सब्जेक्ट यूज़ किए जाएं तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। मतलब जैसे मैंने लिखा ईदर अस और शी इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, पहले मैंने प्लूरल लिख दिया फिर मैंने सिंगुलर लिखा, ये नहीं चलेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ईदर शी और अस, तो अब पास वाले के अकॉर्डिंग लगेगी तो क्या हो जाएगी? वर्ब बी आर, ईदर शी और अस आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। नीदर ही नॉर हिज फैमिली हैज़ शोन एनी इंटरेस्ट, एकदम करेक्ट है क्या? यस। नीदर के बाद क्या लिखा मैंने? ही मतलब सिंगुलर, और फिर हिज फैमिली वो भी सिंगुलर था, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर मैं बोलूँ हिज फैमिली मेंबर्स, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव, सिंपल। तो पहले क्या लिखना है? सिंगुलर, फिर बाद में क्या लिखना है? प्लूरल। तो चलिए हम बढ़ते हैं एट्थ की तरफ, और एट्थ कहता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सब्जेक्ट कौन होता है हमने डिस्कस कर लिया है ना। जैसे हमने लिखा आर ओनली गाइड वॉज दी स्टार्स, अभी वॉज दी स्टार्स, तारे
और था। क्यों? क्योंकि मैंने बात शुरू की कि हमारा अकेला गाइड, ये जो वॉज है किसके अकॉर्डिंग लगा है? गाइड के अकॉर्डिंग। और गाइड कैसा है? सिंगुलर, क्योंकि वो हमारा क्या था? सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट था स्टार तो, है ना। द स्टार्स वर माई ओनली गाइड, एकदम करेक्ट। अब किसके अकॉर्डिंग लगा है? स्टार्स के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अब स्टार्स हैं। फ्रेंड्स आर दी ओनली फैमिली शी हैज़, एकदम करेक्ट। फ्रेंड्स प्लूरल था तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है, राइट। हमेशा याद रखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि कॉम्प्लीमेंट के। एक एक्सेप्शन आएगा जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से लगाते हैं, राइट। अभी बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट रूल, यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस हो या सेंटेंस की स्टार्टिंग, अच्छा कंडीशनल सेंटेंस मतलब जहाँ मैं कोई शर्त रखूँ, जैसे मैं बोलूँ मान लो कि ऐसा हो, है ना, वो तो ऐसे करती है जैसे खुद को रानी समझती हो, कंडीशनल है ना। अगर मैं वहाँ होता, अगर तो ऐसा करता, है ना। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अगर दुकान खुली होती तो मैं चॉकलेट खरीद लेती, अब ना खुली है और ना मैं खरीद रही हूँ, कंडीशनल है ना। कि या तो सेंटेंस कंडीशनल हो या सेंटेंस की स्टार्टिंग में एज इफ, एज दो, इफ, यदि, आई विश, आई सपोज, इन केस, एट्सेट्रा, है ना, से उसकी स्टार्टिंग हो रही हो। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या यूज होती है? वर। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, ही, शी, सब के साथ क्या लगेगा? वर। आई विश आई वर अ बर्ड, काश में बर्ड होता, है ना, काश, तो वर आई के साथ। और ये करेक्ट है क्योंकि सेंटेंस कैसा है? कंडीशनल। शुरू कैसे हुआ? आई विश से, राइट। इफ ही वर रिच, यदि वो रिच होता तो वो दूसरों की मदद करता, अब ना है और ना कर रहा है, तो कैसा सेंटेंस हो गया? कंडीशनल। इन केस आई वर कमिंग, यदि मैं आ रही होंगी ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आई के साथ क्या लगा है? वर, और एकदम करेक्ट है, ठीक। आई, शी, यू, वी, सब के साथ क्या लगेगा? वर। किस सेंटेंस में? कंडीशनल। और आगे रूल की तरफ बढ़ने के पहले एक छोटा सा नोट, और वो क्या नोट है कि देखिए जब हम 1/3 बोलते हैं तब सही रहता है, मतलब जब यहाँ 1 लिखा हो तब सही है, पर यहाँ जैसे ही 2 हो गया ना, ये थर्ड गलत हो जाता है, इट शुड बी थर्ड्स, 2/3। 3/4 गलत है, क्या होना चाहिए? 3/4, है ना। अगर मैं बोलूँ 1/5 तो यहाँ 1 लिखा है तब तक चल रहा है, पर अगर मैं बोलूँ 2 और फिर मैं बोलूँ 5th तो नहीं चलेगा, क्या बोलना पड़ेगा? 5ths, राइट। इसे याद रखिएगा, कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो चलिए हम हमारे 10th रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों प्रिंसिपल वर्ब्स सेपरेटली मेंशन होना चाहिए अगर वो नंबर, फॉर्म या वॉइस में अलग अलग हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था ना, कि जिसके साथ टू लगना है उसके साथ टू लगना चाहिए, जिसके साथ देन उसके साथ देन, है ना, कि प्रपोजिशन अलग नहीं होना चाहिए। वैसा ही है ये कि अगर किसी हेल्पिंग वर्ब और किसी मेन वर्ब की जोड़ी नहीं बैठ रही है, जैसे मैंने पहला सेंटेंस देखा, ही हैज़ नॉट एंड विल नॉट मैरी टिल ही इज़ 30, उसने नहीं किया शादी और वो नहीं करेगा जब तक वो 30 साल का ना हो जाए, या 30 साल का नहीं हो जाता। पर आप एक बात बताइए, हैज़ नॉट के बाद तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम टेंस वाले सेक्शन में और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे और फ्यूचर सिंपल टेंस, विल नॉट मैरी, तो यहाँ तो करेक्ट है, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ गई? तो यहाँ लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो किस में अलग थी? फॉर्म में। यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए थी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी। तो अगर कोई कंपाउंड सेंटेंस है उसमें 2 प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, मतलब 2 मेन वर्ब्स हैं, 2 एक्शन वर्ड्स हैं, है ना, और वो अलग अलग फॉर्म, वॉइस या नंबर डिमांड कर रहे हैं, तो उन्हें वो प्रोवाइड करना हमारा काम है। सेकेंड देखिए, ही हैज़ नॉट मैरिड एंड विल नॉट मैरी टिल ही इज़ 30, बिल्कुल करेक्ट। ही सरेंडर्ड बिफोर द पुलिस केम एंड अरेस्टेड, उसने पुलिस के आने के पहले क्या कर दिया? सरेंडर, और क्या कर लिया? अरेस्ट। किसने किया? किसको किया?
यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या था, ही, तो सेंटेंस क्या बन गया, ही अरेस्टेड। ही कौन था, चोर था, तभी तो सरेंडर किया उसने। तो बस यहाँ पे वॉइस चेंज कर दो, ही सरेंडर्ड बिफोर द पुलिस केम एंड वॉज अरेस्टेड। सिंपल। आई डिड नॉट एंड विल नॉट गो देयर। अब देखिए, डिड नॉट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल नॉट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो कि लगी हुई है। तो 2 बार सेम वर्ब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको अलग अलग की ज़रूरत हो तब सेपरेटली मेंशन करना ज़रूरी है, राइट। शी इज़ इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल। वो तो इंटेलिजेंट है पर उसकी सिस्टर डल है, एकदम करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेटमेंट में। और 6th देखिए, शी इज़ इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स, प्लूरल, सिंगुलर, डल, गलत, सिस्टर्स आर डल। अब करेक्ट हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस में ना ध्यान नहीं जाता। तो अगर वर्ब्स अलग अलग चाहिए हैं तो हमें अलग अलग देनी पड़ेंगी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 11th रूल है वो हमें ईदर और नीदर से वापस थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता है। हम ये तो समझ ही गए कि ईदर और नीदर के साथ हमेशा वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर, क्योंकि बात कितने की हो रही होती है, एक की। ईदर मतलब 2 में से 1, राइट। तो 2 में से अगर 1 है तो हम वर्ब हमेशा कैसी देंगे, सिंगुलर। और नीदर मतलब क्या होता है, दोनों में से एक भी नहीं, तो भी मैंने बात तो कितने की, 1 की। तो हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। पर ध्यान रखने की बात है, नाउन कैसी हमेशा आएगी, प्लूरल, क्योंकि ईदर और नीदर लगाती कितनी चीज़ों के लिए है, 2। तो जो चीज़ 2 है उन्हें कैसे बोलना पड़ेगा, प्लूरल। जैसे ईदर ऑफ द बॉयज़, ये प्लूरल है, और फिर आगे वर्ब क्या है, इज़, और एकदम करेक्ट है ये, क्योंकि ये इज़ किसके लिए लगाया है, ईदर के लिए, क्योंकि आ तो एक ही लड़का रहा है ना। नीदर ऑफ द बुक्स यू हैड गिवन मी इज़ यूजफुल टू मी, एकदम करेक्ट। दोनों में से एक भी किताब मेरे काम की नहीं है। नीदर ऑफ द बॉयज़ हैव डन दिस वर्क, ये करेक्ट है क्या, नहीं। नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क, क्योंकि नीदर के साथ क्या लगेगा, हैज़। बॉयज़ सही है ना। तो बस इतना याद रखना है कि ईदर नीदर हमेशा कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे 2 केसेस होते हैं। वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर, और नाउन कैसी लगती है, प्लूरल, राइट। तो चलिए हम बढ़ते हैं 12th की तरफ, कि यदि कोई सेंटेंस इट से शुरू होता है तो वर्ब इट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। जैसे इट इज़ दी ओनली स्टार्स दैट वर विद अस, रात में जंगल में सिर्फ तारे थे जो हमारे साथ थे। तो स्टार्स प्लूरल था, बट यहाँ पे क्या लिखा है, इट, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, इज, ठीक। सेकेंड देखिए, इट इज़ आई हु एम कमिंग टू मीट यू। इट एम आई तो नहीं हो गया ना, नहीं, इट इज़ आई, तो ये जो वर्ब है मैंने किसके हिसाब से लगाई है, इट के हिसाब से, है ना। तो अगर कोई भी सेंटेंस इट से शुरू होता है, आगे कुछ भी लिखा हो, जो यहाँ पे वर्ब लगनी है, हेल्पिंग वर्ब, वो किस पे डिपेंड रहेगी, इट पे। सिंपल इनफ। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि देयर या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में वर्ब जो है वो कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अभी हमने सीखा था कि वैसे क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, पर या तो सेंटेंस किससे शुरू हो, देयर से, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हमने पढ़े थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हु, व्हाट, विच, एट्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसका क्या मतलब, देयर वॉज अ बॉय इन द क्लासरूम। अब देयर से शुरू हुआ तो ये किस पर डिपेंड की, बॉय पे, है ना। अगर होता देयर वर अ बॉय एंड अ गर्ल इन द क्लासरूम, अब अ बॉय एंड अ गर्ल, तो कितने हो गए टोटल, 2। तो ये वर्ड किसके अकॉर्डिंग लगा, अ बॉय एंड अ गर्ल के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हुआ था, देयर से। अब देखिए, वॉट हैव दीज बॉयज़ थॉट अबाउट माई आइडिया, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और हैव इसलिए क्योंकि आगे किसकी बात की गई, दीज बॉयज़ की, प्लूरल, इसीलिए हैव। वॉट एविडेंस आर दोज एक्ट्स, एक्ट्स के लिए लगाया गया इसीलिए आर, है ना, प्लूरल। विच ऑफ दीज आर योर फेवरेट्स, यहाँ भी प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल। सिंपल। तो या तो बात देयर से शुरू करें या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, तो जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग लगती है।
और एक छोटा सा नोट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ टाइम, है ना, कि अब समय आ गया है के बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस मतलब सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। जब मान लीजिए मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 4 विकेट गिर गए, अभी भी काफ़ी रन बचे हुए हैं बनाने को, हमने कहा अब समय आ गया है कि हम बहुत अच्छे से खेलना शुरू कर दें, इट इज़ हाई टाइम, है ना, वी स्टार्ट प्लेइंग वेल। पर गलत हो गया सेंटेंस, क्यों? इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी स्टार्टेड प्लेइंग वेल। अब इसका पास्ट सिंपल से कोई लेना देना नहीं है टेंस के उसमें, बट स्ट्रक्चर यही यूज़ होता है ना, इसका कोई रीज़न नहीं है, आपको ये याद ही रखना है। इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ टाइम वी लेफ्ट फॉर द मीटिंग, अब समय हो गया है कि हम, है ना, मीटिंग के लिए घर से निकल जाएं। तो यहाँ ये हमारा स्लाइड ख़त्म होता है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारा 14th रूल है वो एक्चुअली थोड़ा अटेंशन पे करने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि मैं आपको समझा सकूं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स यूज़ हो सकती हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब हम समझते हैं ये सेंटेंस क्या है। जैसे पहला सेंटेंस, शी कुड नॉट कंटिन्यू हर स्टडीज़ बिकॉज हर मीन्स वर पुअर। आपको सिर्फ इतना समझना है कि बात काउंटेबल के रिस्पेक्ट में की जा रही है या कि अनकाउंटेबल के। तो अगर काउंटेबल के रिस्पेक्ट में की जा रही होगी तो हमेशा हम कैसी नाउन लगाएंगे? प्लूरल। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर। और अगर अनकाउंटेबल होगी तो हमेशा ही कैसी नाउन होगी? सिंगुलर। जैसे शी कुड नॉट कंटिन्यू हर स्टडीज़ बिकॉज हर मीन्स वर पुअर, पैसे नहीं थे, एकदम करेक्ट, प्लूरल ही है, ये भी प्लूरल है। अ फेयर मीन्स, अभी ये तरीका, अ फेयर तरीका हमेशा प्रेफरेबल है गलत वाले से, तो ये सिंगुलर हो गया, ये भी सही है। समझ रहे हैं आप बात? अ वेराइटी ऑफ बुक्स की बात की, ऑन द सब्जेक्ट आर अवेलेबल, कि आपने जो बताई थी भैया वो सब्जेक्ट पे बहुत सारी वैरायटी में बुक्स अवेलेबल हैं। और अ वैरायटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल एट दिस होटल, तो इस होटल में बहुत ज़्यादा वैरायटी का फूड अवेलेबल है। अब एक बात है बुक्स, काउंटेबल, प्लूरल, तो यहाँ भी प्लूरल, बढ़िया। एक बात है फूड, अनकाउंटेबल, तो यहाँ भी सिंगुलर, बहुत बढ़िया, राइट। मतलब फिक्स्ड नहीं है, ये बात पर डिपेंड करता है कि आगे नाउन क्या यूज़ की गई है ना। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, कि भाई 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, एकदम करेक्ट। अब मुझे बताइए 70% ऑफ द पॉपुलेशन का इतना परसेंट, मैं परसेंट की बात कर रही हूँ, कैसे हैं? पुअर, एकदम करेक्ट। क्योंकि पॉपुलेशन कैसी होती है भाई? काउंटेबल होती है क्या? नहीं, अनकाउंटेबल होती है। पॉपुलेशंस वर्ड नहीं होता है ना, हमेशा सिंगुलर रहेगी। प्लेंटी ऑफ वाटर इज पॉल्यूटेड, तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर, बढ़िया। प्लेंटी ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी अराइव्ड, तो काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया गया था। सिंपल। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर काउंटेबल है तो आप चूज़ कर लीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। बट अगर अनकाउंटेबल है तो इट्स ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब टू बी गिवन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा इस सेशन का लास्ट रूल जो कहता है वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये हमने नाउन में भी एक नोट के तौर पे पढ़ा था, यहाँ पे हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमें याद रखना है कि अगर हमें क्या दिख रहा है भाई? वन ऑफ, तो हमेशा ही आगे क्या लगाना है? प्लूरल नाउन। और क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग हेयर टू स्टे विद अस, कि मेरे दोस्तों में से एक। देखिए पहले ज़्यादा होंगे तभी तो उसमें से एक की बात करूँगी ना, एक ही था और एक ही को बुलाना है, तो वन ऑफ क्यों लिखा है? मेरे दोस्तों में से एक, तो ये प्लूरल लिखना बहुत ज़रूरी है। पर आ कितना रहा है भाई? एक ही आ रहा है, तो इसीलिए जो सब्जेक्ट है वो तो वन ही था, एक ही है, इसीलिए जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगाई गई है? इस वन के, मतलब कैसी? सिंगुलर, राइट। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट्स आई नो, तो ही इज़ बढ़िया चल रहा है, बट वन ऑफ के बाद मैंने आर्टिस्ट कैसा लिखा है? प्लूरल। क्यों? सबसे अच्छे को मैं जानता हूँ उनमें से, जो सबसे अच्छे हैं उनमें से एक, राइट।
थर्ड वाला, वन ऑफ द फ्रेंड्स दैट हैव ऑलवेज बिन देयर फॉर मी इज प्रबल। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो गया कि ये हैव आएगा कि हैज़ आएगा। हैज़ आएगा क्या, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लिखा है मैंने, नहीं। यहाँ पे एक्चुअली कोई दूसरा रूल लग गया, और वो क्या रूल लगा है मैं आपको बताती हूँ कि हमने प्रोनाउन में पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत होती है कि जो भी नाउन उसके बाजू में लिखी रहती है वो उसे क्वालिफाई करने लगता है। तो अब ये जो दैट है ये किसके लिए लिखा है, फ्रेंड्स के लिए, ना कि वन ऑफ के लिए। पूरा रिलेशन अभी समझ आएगा। मैं बोल रही हूँ उन दोस्तों में से एक जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। कौन, उन दोस्तों, ये मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ। उनमें से एक है कौन, प्रबल, उनमें से एक है। तो ये दैट प्लूरल था, क्यों, क्योंकि वो किसको क्वालिफाई कर रहा था, फ्रेंड्स को। उसके बाजू में कौन सी नाउन लगी है, फ्रेंड्स। तो इसके लिए ही हमें वर्ब देनी पड़ेगी, और वो क्या हो गई, प्लूरल, हैव। बट ये वन ऑफ कि जो हमेशा खड़े रहे हैं उन दोस्तों में से एक कौन है, प्रबल है। तो ये जो है वो तो मैंने सही लिखा है, राइट। तो आपको सेंटेंस की कनेक्टिविटी समझनी पड़ेगी। हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं और बेटर हो आपको। वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास या ऑफ द क्लास। तो पहले तो ये गलत है। क्यों गलत है, वन ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन, तो स्टूडेंट्स होना चाहिए, है ना। फिफ्थ, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट वर राइटिंग अबाउट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉज प्रेमचंद। कि जो सबसे अच्छे जो राइटर्स हुए हैं जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में लिख रहे थे, उस वक्त क्या चल रहा था उसे लिख रहे थे। कौन लिख रहे थे, राइटर, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। अब ये दैट किसे क्वालिफाई करने लगा, राइटर्स को। तो ये जो दैट है वो किसके लिए लगा है, राइटर्स के लिए। और यहाँ जो हम हेल्पिंग वर्ब देंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, है ना। और वन का क्या हुआ फिर, अच्छे राइटर्स में से एक कौन थे, प्रेमचंद। तो यहाँ तो वॉज ही लिखा है, राइट। वन ऑफ द पर्सन्स हु वॉज हियर बिफोर हैज़ कम। सेंटेंस क्या है ये, कि वो आदमी उन आदमियों में से एक जो यहाँ पहले आए थे, है ना, उनमें से एक आया है, ठीक है। अब वही बात हो गई, वन ऑफ के लिए तो सही है भाई कि प्लूरल नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, हैज़ कम। पर ये वॉज का क्या, यहाँ तो पर्सन्स लिखा हुआ है, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जिसके भी बाजू में लिखा रहेगा, जिस भी नाउन के, उसे क्वालिफाई करने लगेगा। और फिर जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इसी नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। और अब सेंटेंस सही हुआ। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 40% of the people alive today has never made a phone call, but 30% have no electricity connections to their homes. बैंक पीओ का क्वेश्चन है ये। और अभी हमने परसेंट वाला पढ़ा कंसेप्ट। बोल क्या रहा है कि जो जितने भी लोग अभी जीवित हैं उसमें से 40% लोगों ने कभी फ़ोन कॉल नहीं किया, पर 30% लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है। एक बात बताइए, ये पीपल कैसा है, काउंटेबल है, ऑफकोर्स। काउंटेबल का परसेंट बोल रहे हैं तो वो भी काउंटेबल ही होगा। तो फिर यहाँ हैज़ क्यों लिखा है, प्लूरल है ना। पीपल का 40%, तो यहाँ भी क्या आएगा, हैव। 40% ऑफ द पीपल अलाइव टुडे हैव। देखिए यहाँ भी 30% के बाद हैव ही लिखा हुआ है। क्या पूछना चाह रही हूँ मैं कि भाई यूरोप में कितनी कंट्री हैं, है ना। तो कितनी है, एक से तो ज़्यादा ही होंगी, तभी तो पूछ रही हूँ। तो फिर ये कंट्री लिखने का क्या मतलब है, क्या लिखना चाहिए वर्ड मुझे, कंट्रीज़। How many countries are there in Europe, right? Third, despite being such a small country, Japan have been gone to conquer Southeast Asia almost entirely during the mid-20th century. बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है ये कि मतलब जापान की इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद उसने क्या किया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ऑलमोस्ट, है ना, एंटायरली कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। कब, mid-20th century में। तो किसने कॉन्कर कर लिया, जापान ने। पर जापान है तो एक ही कंट्री, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हैव कब से लगने लगा भाई, इतनी सी गलती थी, हैज़, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, कि 20 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इन दिनों जब इतनी तेज़ चलने वाले व्हीकल्स हमारे पास हैं। SSC CGL Tier 2 का क्वेश्चन है ये।
अभी हमने सीखा था कि जब किसी स्पेसिफिक अमाउंट, सम, डिस्टेंस वगैरह की बात हो तो उसे कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं दी जाती, सिंगुलर वर्ब दी जाती है। तो 20 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज, राइट। चलिए 5th देखते हैं। One voluntary organization appealed to the people to come forward to help the victims and said that each may contribute what they can. कि एक voluntary organization थी जिसने आगे आके लोगों से अपील किया क्या कि victims की मदद करें और कहा कि हर व्यक्ति contribute कर सकता है जो भी वो करने में सक्षम हो, है ना। can मतलब ability बताता है। SSC FCI असिस्टेंट का क्वेश्चन है और मुझे बताइए ईच मतलब लोगों से उसने अपील की, तो ईच पर्सन की बात कर रहे हैं, सब कुछ सिंगुलर में चल रहा है, तो ये दे लिखने की क्या ज़रूरत है, क्या आएगा, ही। वॉट ही कैन, अ सिंगल पर्सन, है ना। आई होप ये समझ में आ गया हो। 6 देखते हैं। इट वर द स्टूडेंट्स हु वॉन्टेड द टीचर टू डिक्लेयर द हॉलीडे टुडे। हमने सीखा था कि जब इट से सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, इट के अकॉर्डिंग, है ना। पीछे कॉम्प्लीमेंट की तरफ नहीं जाते हम, तो इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया और इट के साथ क्या लगेगा, वॉस, है ना। वो बच्चे थे, वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने चाहता कि टीचर आज हॉलीडे डिक्लेयर कर दें, राइट। 7 देखते हैं। ड्यू टू द स्नो मार्क्स वॉज अनरिकग्नाइजेबल। CHSL का क्वेश्चन है कि स्नो की वजह से मार्क्स जो थे वो समझ नहीं आ रहे थे, बट मार्क्स और वॉज प्लूरली होंगे मार्क्स, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर, राइट। 8th क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आर पीपल एज इक्वल्स एंड एज पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन। अब समय आ गया है कि हम सारे लोगों को बराबर मान लें और पार्टनर समझें एक ऐसे देश को बनाने में जो कि यूनाइटेड है और स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब बात यह है कि इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम अभी हमने पढ़ा, इसके आगे हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, तो ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा वी एक्सेप्टेड, है ना। इट इज़ टाइम वी एक्सेप्टेड ऑल आर पीपल एज इक्वल्स एंड एज पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन। अब करेक्ट हुआ, राइट। 9 देखते हैं। नो मैटर वॉट is people's opinion about the measures taken against traffic signal violators, taking such an action have been pending since long। क्या मतलब हुआ इसका कि पीपल का ओपिनियन कुछ भी हो, जो भी ट्रैफिक सिग्नल वायलेटर्स के खिलाफ उन्होंने मेजर्स लिए हैं उसको लेके, पर ऐसा एक्शन काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, है ना। टेकिंग सच एन एक्शन हैव बीन पेंडिंग सिंस लॉन्ग। बैंक पीओ में पूछा गया, देखिए बैंक पीओ वाले यही करते हैं, थोड़ा सा ना उसको ट्विस्ट कर देते हैं कि पढ़ के लगता है अरे बाप रे कुछ बड़ा पूछ लिया, बट आप खुद बताइए एन एक्शन लिखा है मतलब एक एक्शन और आगे क्या लिखा है, हैव, चलेगा क्या, हैज़, राइट। ऐसा कोई एक्शन बहुत टाइम से क्या था, पेंडिंग था, करेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईच ऑफ अस हैव डन द असाइनमेंट SSC CGL Tier 1। हम सब में से सबने कर लिया है। तो जब भी ईच सब्जेक्ट होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसके अकॉर्डिंग लगती है, ईच के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा, हैज़। ईच ऑफ अस हैज़ डन दी असाइनमेंट। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। प्रैक्टिस कीजिए।